मैं ये ट्रिक देख रही थी। आपके सैटरडे संडे मंडे आई थिंक 2-3 दिन ऑफ रहेंगे मेरी तरफ से। 25th को मैं क्लास लूंगी, 26 7th आई थिंक 28th भी। 25th की क्लास के बाद मैं थोड़ा सा मुझे बाहर निकलना है घूमने, आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ राजस्थान, लेह लद्दाख वगैरह जाना है। चलो पूछो पूछो। देखो, मैं फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। फर्स्ट पेपर एनालिसिस करने के लिए आपको एक काम करना होगा। इस साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो चाहे आरएएस हो, पटवारी हो, एसआई हो, वीडियो हो, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का खासकर, सारे के सारे पेपर्स आप लोग एक बार एनालाइज जरूर कर लेना। मैं गारंटी दे रही हूं आपको 40-50% क्वेश्चंस जीके के एज इट इज मिल जाएंगे। मैंने जीके का परसेंट बताया, अब इसे 100 में से 40-50 मत कर लेना। मैंने जीके का परसेंटाइल बताया है कि जीके का आपको 40-50% क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ना, उनका आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर कहां कहां घूम रहा है राउंड में। क्योंकि अगर उसकी बात करें तो अब की बार ना इसने राजस्थान ने एक नए टाइप के क्वेश्चंस, वो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस उठाना शुरू किया। सबसे पहले वो उसने एसआई में पूछा, सेम क्वेश्चन उसने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ नंबर्स चेंज। उसमें पटवारी में पूछा, सेम क्वेश्चंस आरएएस में पूछा, वीडियो में नहीं पूछा। लेकिन है कॉइन, कॉइन बेस्ड होते हैं ना, कि आपके पास 25 पैसे के इतने कॉइन हैं, इतने रुपए हैं, बताओ। तो बताओ, वो कॉइन्स पूछ लेता है या पैसे पूछ लेता है, इस तरीके वाले क्वेश्चंस। तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक चीज याद रखना, जिस क्वेश्चन में सब लोग अटकते हैं वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और हर एक एग्जाम में ऐसे। क्योंकि राजस्थान की जो जीके है वो एक बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट पार्ट है, जिसमें आप अज्यूम नहीं कर सकते कि पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे। आउट ऑफ अजम्पशन होता है। तो याद रखना, आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने, और इसके लिए आपको ना बुक्स मिल जाती हैं जिनमें ना प्रीवियस ईयर के, इवन जो मतलब दिसंबर तक एग्जाम हुए ना, सभी एग्जाम के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें रीट वगैरह हर एक चीज के जीके के क्वेश्चन, क्योंकि जीके का पार्ट तो आर्ट एंड कल्चर वगैरह ये तो कॉमन ही पार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप लोग मात खा जाओगे। जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं वो तो यहाँ पे धुरंधर है, वो खेले हुए खिलाड़ी हैं। जितना आप पढ़ के जाओगे ना, उतना तो उनके बाएं हाथ का खेल होता है, ये याद रखना। क्योंकि राजस्थान की जीके हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है, दिमाग घुमा देते, क्योंकि आरपी इनका यहाँ के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका भी दिमाग घुमा हुआ होता है।
आंसर को कुछ का कुछ मान लेते हैं। अब 13 से 16 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है आरएस के, तो आप लोगों को क्या करना है, वो ऑब्जेक्शन की बात बाद में है। आप लोगों को तो एक चीज जो आप लोगों के है, वो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लेना। ये मत सोचना कि लिमिटेड डेटा आपने पढ़ लिया, नहीं, वो तो आपने 10 to 20% ही पढ़ा है। जब उनके क्वेश्चंस देखोगे ना, आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी। अलग अलग नामों से कुछ भी पूछते हैं। अरे ये तक पूछ लेते हैं कि कौन सी छतरी पे तोते के चित्र हैं, बताओ। हाँ, ये हकीकत है। सबसे सुंदर छतरी किसकी है, सबसे गंदी तो नहीं पूछा जाता, सबसे सुंदर ही पूछा जाता है। 8 खंभों की, 16 खंभों की, 80 खंभों की, 84 खंभों की, 36 खंभों की, 32 खंभों की। मतलब आपकी लिमिट से बाहर है। इसलिए अभी से क्या करो, राजस्थान के एक एक आर्ट एंड कल्चर के एक एक पार्ट के नोट्स, मतलब 1 वर्ड में उसे करो, अपने कमरे में चिपकाओ और 2-3 बार उसके दर्शन करो। हाँ, दिन में 2-3 बार दर्शन करो। ये हकीकत है। यहाँ पे ये तक पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी साहित्य का डिवाइडेशन किसने किया है। आपको पता है कि वो आनंद स्वामी ने किया है, लेकिन आपका दिमाग वहां ऐसा घूमेगा कि आपको लगेगा नहीं नहीं, ये एरिक डिक्सन ने किया है। ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ किसी ने हमारे राजस्थानियों की तस्वीरों की तारीफ भी कर दी ना, तो भी उन्होंने नाम जोड़ रखे हैं। रागमाला सेट अलग है, रागमाला अलग। अरे पढ़ो, अभी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को पढ़ो, वरना मारे जाओगे। क्योंकि यहाँ राजस्थान वाले आपके सामने खड़े हुए धुरंधर है। वो धुरंधर का मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपकी समझ से परे। क्योंकि आप लोग बात करते हो कॉन्सेप्ट की, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की, यहाँ लेवल नहीं देखते हैं। यहाँ तो गड्ढे में घुस जाओ और पता नहीं बावड़ी में घुस के क्या निकाल लाओ और उसका क्वेश्चन पूछ लो। सच्ची बता रहे हैं। अब की बार आरएएस में जनरल स्टूडेंट के साथ यही हुआ, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ के गए जनरल स्टूडेंट्स, बेचारे मात खा गए और पटवारी वाले नंबर ले गए, तभी तो वो पेपर पोस्टपोन करवाने में लगे हुए थे। और उनका अभी भी कुछ नहीं होना है, हकीकत है ये, क्योंकि वो रटते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी। पढ़ना शुरू कर दो। मैं किसी स्पेसिफिक बुक का अगर आप पूछोगे तो मैं नाम बता दूंगी कि आपको प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के क्वेश्चंस किस बुक में मिल सकते हैं, विद डिस्क्रिप्शन, है ना, उसको डिस्क्राइब करके। दिशा पब्लिकेशन में, है ना, दिशा पब्लिकेशन को मेरे हिसाब से ना यहाँ पे बहुत, और एक ना मैं बहुत ही मतलब ऐसी बुक का नाम ले रही हूँ जो आपको ना क्विक रिवीजन देगी। एक सिखवाल की बुक आती है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, मैं मानती हूं। पहले ये क्विक रिवीजन के लिए है, किसके लिए है ये भाई, क्विक रिवीजन के लिए। और आपको क्विक रिवीजन के लिए सिखवाल की एक बुक आती है, मानचित्रावली, 70-80 पेजेस की है मेरे हिसाब से। थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक कहाँ है, जहाँ डेटा वाला वो मैटर आ जाता है ना, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अदरवाइज जो ऊट पटांग क्वेश्चन है ना, उनका एकमात्र ग्रंथ है ये। बता दिया होगा ना कि इसके अंदर थोड़ा सा ऊटपटांग मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊटपटांग का मतलब है कि थोड़ा सा जनसंख्या वाला डेटा यहां से मत देखना। नई एडिशन में भी है मिस्टेक्स। मैंने रिसेंटली उसका नया एडिशन अभी, पता नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि यहां से जनसंख्या मत देखना, है ना, जनसंख्या किसी ऑथोराइज बुक से देखना, है ना। हाँ, तो फिर भी मतलब चलो अच्छी बात है। मैंने अभी रिसेंटली वाली नहीं, इससे जो जस्ट पहले नवंबर दिसंबर के आसपास आई थी ना, मैंने वो पूरी एनालिसिस करके देखी थी। मैंने देखा था काफी मिस्टेक्स थी उसमें। तो एक बार फिर भी आप देखो, मिस्टेक वो, मैं बुक की गलतियां नहीं बता रही हूँ कि बुक गलती, देखो एडिशन क्या है, जब भी चीजों को ऐड किया जाता है, ये ह्यूमन है भाई, गलतियां तो हो जाएंगी। तो एक बार आप डेटा वाले क्वेश्चन जरूर क्रॉस चेक करना, है ना, जहां पे डेटा आता है। चलो, और आर्थिक समीक्षा और पढ़ लेना, आने वाली है ना, उसे जरूर पढ़ लेना, उससे रिलेट करके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कंप्यूटर सहायक
अनुदेशन, नई हेडिंग डाल लो। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? शिक्षण करवाना, आपको ज्ञान देना। ठीक है, अनुदेशन मैंने सबसे पहले ही आपको करवाया था। ठीक है, मतलब जो शिक्षण करवाने की एक प्रक्रिया होती है ना, जिसके माध्यम से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, वो क्या होता है? अनुदेशन होता है ना। ये ज्ञानात्मक पक्ष तक, बस शिक्षण और अनुदेशन में एक ही फर्क होता है कि अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्ष होता है और शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल किए जाते हैं। मतलब अनुदेशन है वो शिक्षण का ही एक भाग है। ठीक है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण करवाना, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण करवाना। क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक आएगा CAI और एक आएगा CMI। दोनों में फर्क एक ये होता है कि इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण करवाता है ना। शिक्षण मतलब शिक्षक के बिना शिक्षण होता है इसमें, है ना। ये शिक्षण की प्रक्रिया है और वो क्या है? वो अधिगम की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? CMI, अधिगम की प्रक्रिया है। उसके अंदर आप सीखते हो, वो सीखने, आपको सिखाने के लिए, चीजें सिखाने के लिए CMI का यूज किया जाता है और आपके अध्यापन के लिए CAI का यूज किया जाता है। ये शिक्षक के बिना एक ऐसी डिवाइस होती है जो शिक्षक के बिना ऑटोमेटिक आपको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसका जो सबसे पहले यूज है ना, वो 1960 में हुआ था। और जब 1960 में इसका जब यूज हुआ था तो इसके लिए एक तरीके से एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम था प्लाटो। क्या नाम था? प्लाटो। ठीक है, कि वो कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया, कब बनाया गया, उसका यूज, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें लिखवाने वाली हूँ। बस आपको इसमें समझना ये है कि कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन करवाना, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण करवाना, इसमें बिना शिक्षक के शिक्षण करवाया जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट को इससे पढ़ाया जा सकता है। हैंड टू हैंड, मान लो आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो किसी भी चीज को, जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो आप हैंड टू हैंड, आपकी जो जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चीज की रिकॉर्डिंग होती रहती है, जो भी मैटर चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, उसका डेटा तैयार होता रहता है। प्लस आपको हैंड टू हैंड आपको कितनी चीज समझ आ रही है, आप उसमें रेस्पॉन्स देते हैं, तो वो यहाँ पे आपका फीडबैक भी दे देता है कि आपको कितना समझ आया, किस तरीके से, मतलब आपका मूल्यांकन हैंड टू हैंड कर लेता है, आपका इवैल्यूएशन हैंड टू हैंड कर लिया जाता है। तो ये टेक्निक एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हुई है और आजकल के टाइम में इसका बहुत ज्यादा यूज करवाया जा रहा है। ठीक है, तो लिखिए, कंप्यूटर की सहायता से चलने वाली कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम या अनुदेशन कार्य को ही अनुदेशन कार्य को ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले शिक्षण अधिगम, है ना, या अनुदेशन कार्य को या शिक्षण कार्य को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यह यहां शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर होता है, यहां शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर होता है। यह स्वायत्त मतलब ऑटोमेटिक, मतलब खुद खुद से चलने वाली, है ना। स्वायत्त
अनुदेशात्मक, स्वैत अनुदेशात्मक पद्धति की एक डिवाइस है। स्वैत अनुदेशात्मक, अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शन से ही बना है, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन देने वाली क्या है, मशीन है ये, है ना। अनुदेशात्मक है ना, डिवाइस है। स्वैत अनुदेशात्मक मतलब ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस देने वाली डिवाइस है। लॉरेंस नाम है, लॉरेंस, हाँ लॉरेंस स्टोलुरो, है ना, STOLU, स्टोलुरो नाम है इनका, लॉरेंस स्टोलुरो एंड डेनियल डेविस। लॉरेंस स्टोलुरो और डेनियल डेविस ने सर्वप्रथम शिक्षक के स्थान पर डेनियल डेविस, डेनियल डेविस, डेनियल डेविस, ठीक है, ने सर्वप्रथम कंप्यूटर शिक्षक के स्थान पर (1965) में इसका प्रयोग किया था। CAI का पहला प्रयास 1960 में, कब हुआ था भाई, 1960 में, इलोनिसिस विश्वविद्यालय में, इलोनिसिस यूनिवर्सिटी में। इलोनिसिस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मतलब इसका प्रॉपर तरीके से जो यूज है वो 1965 में, लेकिन इसके प्रयोग की शुरुआत कब से हुई थी, 1960 से हुई थी और इलोनिसिस विश्वविद्यालय से हुई थी। इलोनिसिस विश्वविद्यालय ने स्वचालित शिक्षण प्रक्रिया के लिए, स्वचालित शिक्षण प्रक्रिया मतलब ऑटोमेटिक टीचिंग के लिए, स्वचालित शिक्षण प्रक्रिया के लिए, ऑटोमेटिक टीचिंग, ऑटोमेटिक टीचिंग के लिए प्लाटो को, वो सॉरी CAI को विकसित किया। किसको, CAI को विकसित किया। इसके लिए सबसे पहले प्लाटो डेवलप किया गया था। प्लाटो एक तरीके का एक प्रोग्राम बनाया गया था। प्लाटो क्या बनाया गया था, एक प्रोग्राम बनाया गया था। CAI के लिए जो पहला प्रोग्राम था वो क्या बना था, प्लाटो बना था। प्लाटो की फुल फॉर्म लिख लो, प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर, प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन, प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन, प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन। एक इस तरीके का तर्क वाला या लॉजिकल प्रोग्राम डेवलप किया गया था जो क्या करता था, ऑटोमेटिक टीचिंग करवाता था, अपने आप टीचिंग करवाता था। तो प्लाटो किसके, डोनाल्ड एल बिटजर के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, प्लाटो, डोनाल्ड एल बिटजर।
डोनाल्ड एल बिटजर के द्वारा डेवलप किया गया था। प्लेटो इज डेवलप्ड बाय डोनाल्ड एल बिटजर। जब भी किसी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तो उसके पीछे की कुछ अवधारणाएं होती है, कुछ अजम्पशंस लगाए जाते हैं कि भाई ये क्यों डेवलप किया गया था। तो अजम्पशंस फॉर सीएआई, ठीक है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की धारणाएं या इसके पीछे की सोच क्या रही थी, ये क्यों डेवलप किया गया था, या इसका महत्व, एक ही चीज है सर। अजम्पशंस फॉर सीएआई लिखिए। एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को अजम्पशंस फॉर सीएआई, अजम्पशंस फॉर सीएआई, सीएआई की धारणाएं कि इसको डेवलप करने के पीछे की सोच क्या रही थी, इसे क्यों डेवलप किया गया था, इसके मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो लिखिए, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन करवाना, अनुदेशन प्रदान करना, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान करना, एक ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है। अनुदेशन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, विद्यार्थियों की निष्पत्ति मतलब लर्नर्स परफॉर्मेंस, लर्नर्स परफॉर्मेंस, निष्पत्ति होती है परफॉर्मेंस, उनका रिजल्ट, ठीक है। कि स्वैत, स्वैत मतलब ऑटोमेटिक, स्वैत ही प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक तथा रिकॉर्डिंग होती रहती है। मतलब ये क्या करता है, आपको जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपका अनुदेशन करवा रहा है, उसी टाइम पे लर्नर्स, जो आप स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, बालक है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है। परफॉर्मेंस को चेक करने के साथ परफॉर्मेंस कैसे ऑटोमेटिक चेक हो रहा है, और ऑटोमेटिक चेक करने के बाद उसका फीडबैक भी दे रहा है, और फीडबैक के साथ साथ तुम सभी चीजों को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है। क्या कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो ये क्या है, इसके फायदे हैं। लिखिए इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट, विषय वस्तु को इसमें विषय वस्तु को कई माध्यम से प्रस्तुत करने की क्षमता रहती है। इसमें विषय वस्तु को कई माध्यम से प्रस्तुत करने की क्षमता रहती है। लाइक मतलब जैसे शब्द, चित्र, जैसे शब्द, चित्र या प्रयोगों के माध्यम से प्रस्तुत करना, जिससे विद्यार्थियों के लिए सीखना आसान हो जाए, जिससे विद्यार्थियों के लिए सीखना आसान हो जाए, जिससे विद्यार्थियों के लिए सीखना आसान हो जाए। मतलब ये चीजों को उनकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, उनके पिक्चर्स वगैरह दिखाता है, अगर ग्राफ वगैरह बना सकता है तो ग्राफ, मैपिंग जो भी वो कर सकता है वो करके दिखाता है। प्लस अगर उसका कहीं पे प्रयोग कर सकता है तो वो उसका प्रैक्टिकल करके भी सिखाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों के लिए वो चीज सीखनी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। लिखिए, टाइप्स ऑफ सीएआई, सीएआई के प्रकार, मतलब इसमें कौन कौन सी विधि यूज की जाती है, दो तीनों के नाम लिखवा देती हूं। लोगो प्रणाली, जो बच्चों को सिखाई जाती है ना, लोगो, वो इसी में आती है, लोगो प्रणाली।
इसमें शेप वगैरह बनाना सिखाता है, मतलब चित्र वगैरह बनाना, शेप वगैरह बनाने सिखाते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक सिखाती है बच्चों को, ठीक है। गेमिंग मोड, इसमें खेल विधि से सिखाया जाता है ना, खेल खेल में बच्चों को सिखा दिया जाता है गेमिंग मोड, खेल विधि से। अभ्यास विधि, प्रैक्टिस मोड। खोज विधि, डिस्कवरी मोड। ये वो विधियां हैं जिनमें सीएआई का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको ये वही लिखवाई जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था और जो हमारे लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी है उसमें जो आपके यूज में नहीं है, उसमें तो 10-12 लिखी हुई है, लेकिन 10-12 का हमें यूज नहीं करना है ना, नाम के लिए ही है। तो लोगों का, खेल विधि का, खोज विधि का, और ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, सारे आपको समझाए हुए हैं, याद भी होंगे, है ना, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। खेल विधि, खेल खेल में समझाना, खोज विधि, इतना डेप्थ तक समझाना कि बच्चा उसमें कुछ न्यू इन्वेंशन भी कर पाए। प्रैक्टिस मतलब वहां पे बच्चों को जो चीज करवाई जा रही है उसका प्रैक्टिकल भी उसको करके वो चीजें अनुभव करवाना, ठीक है। और डिस्कवरी मोड वो तो हो ही गया। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश। कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश, कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश। कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश या कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, इसमें कंप्यूटर का यूज करके सीखने की प्रक्रिया को क्या कर दिया जाता है, आसान बना दिया जाता है। अधिगम की प्रक्रिया को क्या बना दिया जाता है, आसान बना दिया जाता है। उसमें शिक्षण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा था। किसकी प्रक्रिया को, शिक्षण की प्रक्रिया को। किसमें, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, मतलब कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन करवाना या शिक्षण करवाना। इसमें क्या करवाया जा रहा है, जो लर्निंग है ना, जो अधिगम है, वो कंप्यूटर की हेल्प से उसे आसान बना दिया जाता है, ताकि आपकी उसमें रुचि जनरेट हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, पिक्चर वगैरह उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। क्योंकि अभी जब मैं आपको उसके कंप्यूटर अनुदेशन के तरीके बताऊंगी तो निर्माण और प्रकृति के आधार पर, तो उसमें ना एक आएगा मृदुल या कोमल, है ना, कोमल उपागम, और एक आएगा कठोर उपागम। तो ये कठोर उपागम के अंतर्गत आता है, जिसमें तकनीकी से रिलेटेड मशीन वगैरह का, डिवाइसेस वगैरह का यूज करके जब पढ़ाया जाता है तो वो क्या होता है, वो कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शंस ही होता है। वो कठोर उपागम में आता है क्योंकि उसमें डिवाइसेस का, है ना, टेक्निकल वाली डिवाइसेस का यूज करके आपको पढ़ाया जाता है। याद रखना, जब भी टेक्निकल चीजों का यूज करके आपको पढ़ाया जाता है तो वहां पे आपकी मनोस्थिति का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, वहां पे आपकी रुचि का ध्यान रखा जाता है। मतलब आपके अंदर बस एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। जबकि जो आपको जैसे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, ये जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये मृदुल उपागम है, ये कोमल उपागम है। मतलब इसमें भी मैं चीजों का यूज कर रही हूँ, बोर्ड का, चौक का, पेंसिल का, मैं आपके चार्ट भी बना के ला सकती हूँ, मैं ग्लोब भी उठा के ला सकती हूँ, मैं आपको कोई मॉडल भी दिखा सकती हूँ, लेकिन वो टेक्निकल फॉर्मेट में नहीं है, उनमें तकनीकी का यूज
नहीं हुआ है। मतलब उनके माध्यम से मैं आपकी मनोस्थिति का भी ध्यान रख रही हूं, मैं आपके सामाजिक विज्ञान, आपके मतलब आपकी सामाजिक चीजों का भी ध्यान रख रही हूं। लेकिन जब भी टेक्निकल इसकी बात की जाती है तो इसमें मैकेनिकल होता है, सिर्फ आपकी रुचि का ध्यान रखा जाता है और आपको आपकी रुचि के अकॉर्डिंग उसमें आपका उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। उसमें क्या होता है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाता है और ये अधिगम के लिए किया जाता है। तो मैं आपको सारी चीजें डिफरेंस करके भी बता दूंगी वहां पे, जहां पे मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को, मृदुल और कठोर, है ना। चलिए, क्योंकि कंप्यूटर का टेक्निकल बस आपको इतना याद रखना, जहां पे टेक्निकल चीजें यूज हो जाती है वो कठोर उपागम होता है। क्या होता है, कठोर उपागम। तो लिखिए, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को या अधिगम को कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश कहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को, कंप्यूटर बेस्ड जो शिक्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। और जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती है, अधिगम होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश। तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश या कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। इससे सीखने के उद्देश्य, इससे सीखने के उद्देश्य, सीखने के साधन, इससे सीखने के उद्देश्य, सीखने के साधन और शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मतलब स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आकलन के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आकलन यानी कंप्यूटर उसका मतलब स्टूडेंट का मूल्यांकन करना, उसका इवैल्यूएशन करना, है ना, उसका क्या करना है, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करने के लिए। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर को लर्निंग के लिए, जो भी लर्न करके हमें जो भी उद्देश्य प्राप्त करना, हमारा पाठ्यक्रम वगैरह, उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्लस आपकी परफॉर्मेंस वगैरह हर चीज के लिए मैं किस चीज का यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर का यूज कर रही हूँ। वही क्या है, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, शिक्षण और अधिगम। एक शिक्षण के लिए जो कंप्यूटर सीएआई है वो किसके लिए, शिक्षण के लिए, और जो सीएमआई है वो अधिगम के लिए, वो सिखाने के लिए और ये सीखने के लिए। फर्क आ गया समझ में, अब कर दोगे। चलिए, कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षण में, कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षण में सहायक सामग्री, कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षण में सहायक सामग्री। देखिए यहां पे जो कंप्यूटर का जो आपको शिक्षण करवाना है उसमें किस तरीके की मतलब चीजों का वो सहायता ली जाती है, वही क्या है, कंप्यूटर शिक्षण सामग्री। अब देखिए जब भी हम कंप्यूटर को उसके शिक्षण के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइड किया जाता है निर्माण के आधार पर और एक डिवाइड किया जाता है उनकी प्रकृति के हिसाब से। तो जब हम निर्माण के आधार पर बात करते हैं तो हम दो भागों में बांटते हैं, मृदुल और कठोर, कोमल या कठोर, ठीक है। और अगर हम उसके हिसाब से बात करते हैं प्रकृति के हिसाब से, तो एक होता है श्रव्य जिसमें आप सुनते हैं, एक होता है दृश्य जिसमें आप देखते हैं, और एक होता है श्रव्य और दृश्य दोनों ही साथ में, है ना, कि आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये प्रकृति के हिसाब से हो गया, ठीक है, ये तीन भाग। तो लिखिए, कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षण में सहायक सामग्री, शिक्षक शिक्षण करवाते समय बालकों को
अधिकतम मात्रा तक अधिगम करवाने, शिक्षण करवाते समय बालकों को अधिकतम मात्रा तक अधिगम करवाने, अधिकतम मात्रा मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिगम करवाने, सरलतम प्रकार से करवाने, सरलतम प्रकार से करवाने और स्थायी अधिगम करवाने के लिए, और स्थायी अधिगम करवाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, जिन साधनों का प्रयोग करता है शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जिन साधनों का प्रयोग करता है शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। मतलब सिंपल सी बात है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? वो सहायक सामग्री जो शिक्षण करवाते हुए शिक्षक यूज करता है, जिससे आपका अधिकतम अधिगम हो, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, मतलब इजी तरीके से सीख सके। स्थायी अधिगम हो, वो जो अधिगम है, जो चीज आपने सीखी है वो भी आप परमानेंट सीख पाए, मतलब आपको चीजें जो सहायक सामग्री, मैंने पहले भी बता दिया है, ये चित्र वगैरह, बोर्ड वगैरह, जो भी चीजें पढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं वो सभी क्या है? सहायक सामग्री है। मैं मॉडल का यूज कर लूं, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूं, या जो भी चीजें हो, वो चाहे टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, वो सब की सब क्या होंगी? शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो लिखिए हेत सिंह बाघेला, हेत सिंह बाघेला, हेत सिंह बाघेला ने इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, क्या किया है? वर्गीकरण किया है। मैंने वर्गीकरण बता दिया कि दो आधार पर किया है, एक किया है निर्माण के आधार पर और एक किया है प्रकृति के आधार पर। तो एक तरफ लिख दीजिए निर्माण के आधार पर और एक तरफ लिख दीजिए प्रकृति के आधार पर। एक तरफ लिख दीजिए निर्माण के आधार पर और एक तरफ लिख दीजिए प्रकृति के आधार पर। निर्माण के आधार पर और यहां पे लिख दीजिए प्रकृति के आधार पर। अगर निर्माण के आधार पर बात करें तो वो है मृदुल, उपागम। उपागम का अर्थ समझ गए ना? अप्रोच, है ना, जिनकी, वो साधन जिनकी सहायता से आपका शिक्षण करवाया जाता है, अप्रोच। और दूसरा हो गया कठोर उपागम, दूसरा हो गया कठोर उपागम। प्रकृति के आधार पर लिख दो दृश्य सामग्री, दृश्य मतलब जिससे आप देख पाए, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य मतलब सुनना, ऐसी चीजें जैसे रेडियो वगैरह जिनके माध्यम से आप सुन पाते, दृश्य जिसमें आप पिक्चर्स देखते हैं, और एक होता है दृश्य है श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनने ना, श्रव्य का अर्थ क्या होता है? सुनना। दृश्य और तीन दोनों को एक साथ भी लिखवा दिया। दृश्य सामग्री जिसमें केवल आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, श्रव्य सामग्री जिसमें सिर्फ आपको सुनाया जाता है, दृश्य और श्रव्य सामग्री जिसमें आपको पिक्चर के साथ साथ आवाज भी सुनाई देती है। लिखवा दूंगी अभी सारी चीजें।
ठीक है, चलो। तो सबसे पहले लिखिए मृदुल उपागम। मृदुल उपागम, भाई मैं सबसे पहले निर्माण के आधार पर बात कर रही हूं ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं मृदुल उपागम। और मृदुल उपागम को ओब्लिक में लिख देना कोमल उपागम। कोमल। मृदुल उपागम का जो अन्य नाम से बुला लेते हैं वो कोमल उपागम भी बोलते हैं। अन्य नाम मत लिखना अभी, अन्य नाम तो मैं इसके लिखवा दूंगी अभी, है ना। इसको अन्य नाम क्या होते हैं, कई कई जगह इसको कोमल उपागम भी बोला जाता है। सॉफ्ट अप्रोचेज, वो हार्ड अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, लिखना शुरू करो। वो सहायक सामग्री जिनका निर्माण, वो सहायक सामग्री जिनका निर्माण स्वयं शिक्षक कर सकता है। वो सहायक सामग्री जिनका निर्माण स्वयं शिक्षक कर सकता है। जिसमें तकनीकी के बिना भी अधिगम संभव है। जिसमें तकनीकी के बिना भी अधिगम संभव है। एग्जाम्पल लिख दो, चित्र, मानचित्र। जिसमें तकनीकी के बिना भी अधिगम संभव है। भाई वो सहायक सामग्री जिनका निर्माण स्वयं शिक्षक भी कर सकता है, जिनमें तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होते हैं, वो मृदुल उपागम होते हैं। चित्र वगैरह आपके टीचर बना सकते हैं, मानचित्र वगैरह, मैप वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, चित्र, मानचित्र, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, सारणी, सारणी टेबल वगैरह बना के, सारणी, रेखा चित्र आदि। इससे अनुदेशन टेक्नोलॉजी या अनुदेशन तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी यानी कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है अनुदेशन तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए, इसे आगे लिखिए कोमा लगा के, टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। संज्ञा दी जाती है, ये संज्ञाओं के नाम लिखवा रही हो, है ना। इसे शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी, और बिहेवियर, बिहेवियरल है ना, BEHAVIOURAL, बिहेवियरल है ना, व्यवहारिक तकनीकें, बर्ताव नहीं, बिहेवियरल, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी यानी कि व्यवहारिक तकनीकी आदि की संज्ञा दी जाती है। ये इसे संज्ञा दी गई है, मतलब आपको ये जो संज्ञा दी गई है इस नाम से भी ये पूछ सकता है कि इसे अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। यह तकनीकी पर आधारित ना होकर
यह तकनीकी पर आधारित ना होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित रहती है। अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित रहती है, मतलब यहां पे साइकोलॉजी ज्यादा मैटर करती है कि बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका अधिगम करवाना चाहिए। ठीक है, यहां पे साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, लिखिए, कहीं छूट गया? यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अधिगम के मनोविज्ञान पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। इसे शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय भी कहते हैं। जो कठोर होती है उसको प्रथम शैक्षणिक वो कहते हैं। तो लिखिए, इसे शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय भी कहते हैं। द्वितीय भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसका उपयोग मृदुल के बारे में चल रहा है। इसका सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था भाई? B.F. स्किनर के द्वारा।